आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं। आपको आज मैं इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। प्यारे बच्चों, पदार्थों में चुंबकीय गुण किस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है, इसे मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अर्थात आप शुरू में पढ़े हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और बाह्य कक्षाओं में चक्कर 2n² के फार्मूले से बोरबरी ने बताया था। बोरबरी के नियमानुसार ये इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और जब बाह्य कक्षाओं में बोरबरी के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से नहीं होते हैं तो ये इनके अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं, जिसके कारण जो है ये किसी भी पदार्थ को आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने का गुण इनके अंदर हो जाता है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चुंबकीय गुण क्यों आते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों, आप जानते हैं कि जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो बाह्य कक्षाओं में चक्कर दो प्रकार से लगाते हैं। एक, कक्षाओं के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं और दूसरा जो है ये अपने अक्ष के परितः घूर्णन करते हुए, अपने अक्ष के परितः ऐसे ऐसे घूमते हुए, जैसे ऐसे पूरी कक्षा है, इस कक्षा में अक्ष के परितः ऐसे घूमते हुए आगे की ओर ये बढ़ते जाते हैं। अर्थात इनकी दो प्रकार की, एक अच्छी और एक जो है अक्ष के परितः चक्कर और एक कक्षा में चक्कर, इस तरह से दो प्रकार की गतियों के कारण इनके अंदर एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। और इस चुंबकीय गुण का मतलब, चुंबकीय गुण के कारण जो है इनमें एक चुंबकीय आघूर्ण बन जाता है। चुंबकीय गुण के कारण इनमें एक चुंबकीय आघूर्ण बन जाता है, जिसका मान बहुत कम होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मान लगभग 9.27 × 10⁻⁻24 AM² होता है। और इसी चुंबकीय आघूर्ण के कारण इनके अंदर चुंबकत्व का या चुंबकीय गुण आ जाता है। अर्थात चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों के 5 प्रकार होते हैं। अर्थात पदार्थों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। और ये 5 भाग क्या हैं, कौन से हैं? पहला है अनचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक। दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डाईमैग्नेटिक। तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक। चौथा है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और पांचवा है फेरो चुंबकीय, फेरी मैग्नेटिक। क्या बच्चों, यहाँ पर आपको इसे बहुत ही किताबों में आप पढ़ेंगे, बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया है, आपके समझ में नहीं आएगा। बहुत शार्ट में, बहुत सूक्ष्म मेथड से इन 5 में मैं आपको अंतर भी बता दे रहा हूं और इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण भी आपको मैं बता दे रहा हूं। प्यारे बच्चों, कैसे आप इनको परिभाषित करेंगे? जैसे इसका पहला प्रकार है चुंबकीय पदार्थ, मतलब पैरामैग्नेटिक। ऐसे पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाते हैं उन्हें अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अनचुंबकीय पदार्थ क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इनकी जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में, मतलब कक्षाओं को कोष कहते हैं, कोष में उपकोष होते हैं, उपकोष में कक्षक होते हैं और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि
ये इलेक्ट्रॉन जो कक्षकों में भरे जाते हैं एक इनके अनुसार हुंड के नियमानुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भर जाते हैं, तब ये दोहराए जाते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि जितने कक्षक होते हैं उन सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं। उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जब अयुग्मित रह जाते हैं तब ऐसे पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। अर्थात परिभाषा क्या होगी, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, अतः इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे अणुओं के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई ऑक्सीजन, अर्थात परमाणुओं के रूप में क्रोमियम, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट और आयरन। इस प्रकार से ऑक्साइड के रूप में वेनेडियम डाई ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह आयन के रूप में कॉपर आयन, निकिल आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन और क्रोमियम आयन। इस तरह से ये इनके उदाहरण हैं। अब इसके बाद इसका दूसरा पदार्थ है प्यारे बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डाई मैग्नेटिक पदार्थ। अर्थात डाई मैग्नेटिक पदार्थ से कहते हैं ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित ना होकर के क्या होते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। और क्यों प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात इनके कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। इनके उदाहरण में जैसे डाइनाइट्रोजन, नमक, NaCl, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक, कैडमियम, कॉपर आयन, ये सब जो है इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। आइए अब हम तीसरे प्रकार का बताते हैं कि तीसरे प्रकार का पदार्थ चुंबकीय गुण के आधार पर कौन सा पदार्थ होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थित में अस्थायी चुंबकत्व बनाए रखते हैं। माने अगर चुंबकीय क्षेत्र ना भी हो तब भी इनके अंदर चुंबकत्व का गुण बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि इनमें डोमेन पाया जाता है। इनमें डोमेन पाया जाता है। डोमेन क्या है आप इसे ध्यान से समझें। जैसे आप एक शांत जल में एक पत्थर गिरा दें तो पत्थर गिराने पर वो पत्थर गोलाई के रूप में इसे लहरें बनाता चला जाता है। डोमेन क्या होता है, जैसे कोई एक परमाणु है तो इस परमाणु में जो चुंबकत्व का गुण होता है, माने इस तरह से ये चारों तरफ एक घूर्णन ऐसे करते रहते हैं और जिधर चुंबकीय पदार्थ आ जाते हैं उधर ये बढ़ता चला जाता है, घटता चला जाता है। इसी प्रक्रिया को डोमेन कहा जाता है। अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थित में भी अस्थायी चुंबकत्व क्यों बनाए रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर डोमेन होता है। और इनके उदाहरण है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम डाइऑक्साइड। आइए अब हम चौथे प्रकार के चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ को बताते हैं और वह चौथा प्रकार है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, जिसे हम कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्यारे बच्चों यहाँ आप ध्यान से समझें, जिनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, अर्थात जिनमें बिल्कुल चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता। नाम से ही आप समझ सकते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, जिनमें चुंबकीय आघूर्ण बिल्कुल भी नहीं होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो बाह्य कोश होते हैं ये पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, जिसके कारण जो है ये न तो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, न तो प्रतिकर्षित होते हैं, न तो चुंबकत्व का गुण बनाए रखते हैं। ऐसे पदार्थों को हम प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज ट्राइऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, ये सब पदार्थ से प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अगला प्रकार है प्यारे बच्चों फेरो चुंबकीय पदार्थ, अर्थात फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके नेट चुंबकीय आघूर्ण
बहुत कम होता है, जिनका नेट चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम होता है, अर्थात डोमिनो के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में असमान होता है, उसे फेरोचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे यहां पर आप देखें Fe3O4, Fe2O4, Mg++ आयन, Cu++ आयन, Zn++ आयन, ये सभी पदार्थ फेरोचुंबकीय पदार्थ हैं। अब आप ये समझ लें इनमें अंतर क्या है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय में आप देखें अगर ध्यान से तो ये अंतर है कि ए चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र न होने के कारण भी इनमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, और इनमें नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है और इनमें नेट चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम होता है। ये पहला अंतर हो गया सब में। दूसरा अंतर है इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इनमें डोमेन पाया जाता है और इनमें डोमेन लगभग शून्य होता है और इनमें डोमेन का मान जो है बहुत कम होता है। अब उदाहरण में इनमें NO2, Mn, Ni, कोबाल्ट, Fe और इनमें उदाहरण है डाई नाइट्रोजन, NaCl, टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक, कैडमियम, कॉपर आयन, इसमें आयरन, कोबाल्ट, निकिल और इसमें मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज ट्राई ऑक्साइड, और इसके उदाहरण हैं फेरिक ऑक्साइड और फेरो ऑक्साइड, Mg++, Cu++, Zn++ इत्यादि, ये सब इनके उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इनसे परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप ये समझे कि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है इन उदाहरणों में से निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है या निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं या इनके नाम दे देते हैं प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय। या इसमें आप देखेंगे कि कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कई गुण पाए जाते हैं, उनके अंदर एक से अधिक गुण पाए जाते हैं, तो ऐसी भी मतलब कई प्रकार के प्रश्न आप इनमें देख सकते हैं या पा सकते हैं। अगला एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जैसे कैसे अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में कैसे अंतर आप निकालेंगे, कैसे उनमें से आप पहचानेंगे कि अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। जैसे यदि यहाँ पर हम ले लें कोई एक उदाहरण जिंक ले लेते हैं। यदि हम यहाँ जिंक ले लेते हैं तो जिंक का आप लोग जानते हो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है, और इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब यहाँ पर आप देखें, आप ये भी पढ़े हैं कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। कक्षक आप पढ़े हैं, यस में 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक और एफ में 7 कक्षक। यदि यहाँ पर अंतिम देखें डी, तो डी में कितने कक्षक हैं कुल? 5, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, और कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 10। इलेक्ट्रॉनों को देखें तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्यारे बच्चों, यदि परमाणु क्रमांक आपको मालूम है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम है और कक्षकों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है यह आपको मालूम है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इनमें कौन सा कौन सा अनुचुंबकीय है तथा कौन सा प्रतिचुंबकीय है। ठीक इसी तरह यदि इनमें आप उदाहरण देखें, चाहे जो उदाहरण ले लें, जैसे Fe ले लें, Mn ले लें, Cr ले लें, कोई भी निकिल ले लें, तो Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। यदि हम यहाँ पर Fe का परमाणु क्रमांक ले लें 26,
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं पर देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब यहाँ देखें 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26। तो आप देख रहे हैं कि जो d यहाँ ऊपर बना दे रहे हैं, जो d है इसमें कुल 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन कुल कितने हैं यहाँ पर 6। अब यदि आप इलेक्ट्रॉनों को भरें तो बोरबरी के नियमानुसार 1 2 3 4 5 और 6। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक अयुग्मित है और 4 अयुग्मित हैं, अर्थात यह जो है अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न में आप बहुत से ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे कि उसमें पूछा जाएगा, किसी परमाणु का नाम दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे आपसे पूछ लिया गया कि आयरन में Fe में कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से उसका परमाणु क्रमांक आपको मालूम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम होना चाहिए। अब कक्षकों में किस तरह से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा यह आपको ज्ञात होना चाहिए। जब आप इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे तो आप देखेंगे कि हाँ ये युग्मित हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। प्यारे बच्चों, इस पूरे टॉपिक को मैं इतने शार्ट में आपको बताया और इस चार्ट बना दिया। अगर आप इस चार्ट को बढ़िया से नोट्स बना लेंगे तो परीक्षाओं में इससे बहुत से प्रश्न आप पाएंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में तो बहुत कम पूछा जाता है यहाँ से, मान लीजिए कब पूछ लिया जाए कहाँ से क्या प्रश्न, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न में भी आप देखेंगे बहुत से प्रश्न इसमें उपस्थित हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, जो ना समझ में आए उसे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए, और या उसके बावजूद भी ना समझ में आए तो आप मुझसे जुड़े रहें और साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। तो मैं जब मैसेज भेजूंगा और लाइव होऊंगा तो मुझसे लाइव होने पर आप इसे पुनः समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।